ओके, तो आज हम बात करते हैं क्लस्टरिंग। तो यहाँ पे हम बात करेंगे क्लस्टरिंग। ठीक है, तो अगर मैं क्लस्टरिंग की बात करता हूँ या क्लस्टरिंग क्या है कंसेप्ट इसमें हम पढ़ेंगे हम लोग। तो क्लस्टरिंग क्या आपका एक एक तरह से कह लो, क्लस्टरिंग आपकी एक प्रोसेस है। ठीक है, जिसके थ्रू हम हाई अवेलेबिलिटी लोड बैलेंसिंग कर सकते हैं बिटवीन द सर्वर्स। सिंपल एज दैट, ये आपका एक प्रोसेस है कह लो। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या आता है, क्लस्टरिंग के अंदर जो कंसेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं क्लस्टर। ठीक है, क्लस्टर। अब क्लस्टर का मेनली काम क्या होता है, ये कह लो क्लस्टर एक टाइप से आपका ग्रुप है, एक तरह से कह लो एक आपका ग्रुप है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, मल्टीपल सर्वर्स को, जिनको हम नोड्स बोलते हैं क्लस्टर की भाषा में। तो मान लो जिनको क्या बोलते हैं, जो मतलब के मल्टीपल सर्वर्स हैं जो सेम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अगर मुझे उनको ऐड करना है एक ही ग्रुप में, तो उसके लिए हमें क्लस्टर क्रिएट करना होगा। ठीक है, वो क्यों करेंगे, ताकि हम उनके ऊपर हाई अवेलेबिलिटी या लोड बैलेंसिंग कर सकें। जैसे आपको एग्जांपल देके बताता हूँ, जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे, जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे दो डीएचसीपी सर्वर्स है, जैसे मान लो, या मान लो मेरे पास यहाँ पे दो फाइल सर्वर्स है, मान के चलो। ठीक है, या मेरे पास फाइल सर्वर है, मान लो ये आपका एक फाइल सर्वर वन है। फाइल सर्वर क्या होता है, जो आपकी शेयर फोल्डर्स एंड फाइल्स को मेंटेन करते हैं, उनको हम फाइल सर्वर बोलते हैं। ठीक है, तो ये मान लो मेरे पास दो फाइल सर्वर है, फाइल सर्वर वन, फाइल सर्वर टू। ठीक है, इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि भाई मान लो अगर मेरा एक फाइल सर्वर डाउन हो। ठीक है, मान लो अगर मेरा एक फाइल सर्वर डाउन हो, तो जो मेरा दूसरा फाइल सर्वर है, वही जो इसके पास फोल्डर्स है, वो सारे फोल्डर्स आपका दूसरा फाइल सर्वर प्रोवाइड कर रहा है मेरे क्लाइंट्स को। जो भी इसके पास शेयर फोल्डर्स हैं, जो भी इसके पास शेयर्स हैं। ठीक है, आया समझ में? जो भी इसके पास शेयर्स हैं, वो सारा का सारा कौन प्रोवाइड कर रहा है, मेरे क्लाइंट्स को दूसरा वाला फाइल सर्वर। तो हम क्या करें, इसका करेंगे, हम इसकी हाई अवेलेबिलिटी कंफिगर करेंगे। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, उसके लिए मुझे क्लस्टरिंग चाहिए होती है विंडोज में। इसको बोलते हैं फेल ओवर क्लस्टरिंग। तो इसमें आपके दो पार्ट्स आते हैं क्लस्टरिंग का, मैं बता रहा हूँ। तो इसमें आपके दो पार्ट्स आते हैं। पहला पार्ट क्या आएगा, इसको बोलते हैं फेल ओवर क्लस्टरिंग। फेल ओवर क्लस्टरिंग। ठीक है, और दूसरा पार्ट क्या आता है, दूसरा आता है नेटवर्क लोड बैलेंसिंग। ठीक है, इस तरीके से। तो फेल ओवर में क्या आता है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे क्या किया, आपका एक लॉजिकल कंपोनेंट है कह लो क्लस्टर, या आपका एक वर्चुअल, मान लो मैंने ग्रुप बना लिया। तो एग्जांपल ले लो, मैंने यहाँ पे मान लो यहाँ पे क्या किया, मैंने एक ग्रुप बना लिया क्लस्टर के नाम से। मैंने एक क्लस्टर बना लिया, मान लो एक ग्रुप आपका है, ये मैंने एक बना लिया क्लस्टर। ठीक है, हम सर्वर बनाते हैं। तो मैंने क्लस्टर बना लिया, क्लस्टर के अंदर मैंने क्या किया, इन सर्वर्स को ऐड कर दिया। मान लो मैंने इन सर्वर्स को यहाँ पे ऐड कर दिया क्लस्टर के अंदर, इसको इसके अंदर ऐड कर दिया क्लस्टर के अंदर, इसको भी कर दिया, इसको भी ऐड कर दिया। ठीक है, तो अब इस केस में क्या होगा, कि आपका जो क्लस्टर है वो मैनेज करेगा इन सर्वर्स को। जैसे मान लो ये आपका अभी एक्टिव है सर्वर। ठीक है, ये आपका स्टैंड बाय है मान लो। जैसे हम लोगों ने उसमें किया था फेल ओवर में, डीएससीपी के फेल ओवर में। ठीक है, हालांकि डीएससीपी फेल ओवर में हम लोगों ने क्लस्टरिंग कॉन्फ़िगर नहीं करी थी, बट अगर आप वैसे क्लस्टरिंग की बात करो, तो हमें विंडोज क्लस्टरिंग कॉन्फ़िगर करनी पड़ती है फेल ओवर के अंदर। अगर मैं किसी और पर्टिकुलर सर्वर पे या सर्विसेज पे फेल ओवर कॉन्फ़िगर करूँ तो। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ये एक आपका एक्टिव रहेगा। मान लो मेरा जो फाइल सर्वर बना है वो आपका एक्टिव है। ठीक है, और जो फाइल सर्वर टू है वो मेरा स्टैंड बाय मोड पे है। ओके, अभी जो आपके क्लाइंट्स है, मान लो मेरे पास यहाँ पे क्लाइंट्स है कुछ, तो वे रिक्वेस्ट करेंगे तो कहाँ करेंगे, पहले क्लस्टर पे। और क्लस्टर चेक करेगा अभी कौन सा सर्वर मेरा एक्टिव है, तो रिक्वेस्ट का देगी, उसके पास जाएगी। ठीक है, अगर मान लो मेरा जो फाइल सर्वर वन था जो एक्टिव था, वो डाउन हो गया मान के चलो, तब उस केस में क्या होगा, तो स्टैंड बाय वाला होगा, वो क्या हो जाएगा, वो आपका एक्टिव हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, और रिक्वेस्ट क्या होगा, इसके पास जानी शुरू हो जाएगी। आ समझ में? क्लियर है? ठीक है, तो आपकी जो क्लस्टरिंग है वो क्या है, वो आपकी प्रोसेस है। ठीक है, सो इट इज अ प्रोसेस, आप कह सकते हो, इट इज अ प्रोसेस। ओके, टू प्रोवाइड a failover and to
प्रोवाइड हाई अवेलेबिलिटी एंड नेटवर्क बैलेंसिंग, नेटवर्क बैलेंस, लोड बैलेंस कह सकते हो। टू इट इज अ प्रोसेस टू प्रोवाइड HA, हाई अवेलेबिलिटी एंड लोड बैलेंस। हाँ जी, हाँ। तो अगर मैं क्लस्टर की बात करूं तो क्लस्टर क्या है, मैं आपको बताता हूँ कितने सर्वर्स ऐड कर सकते हैं, आपको बताता हूँ। देखो, तो आपका जो क्लस्टर है वो क्लस्टर क्या है, मैंने आपको बताया क्लस्टर क्या है। क्लस्टर आपका एक लॉजिकल ग्रुप है, ठीक है। इट इज अ वर्चुअल ग्रुप कह सकते हो, ठीक है। इट इज अ वर्चुअल ग्रुप, ओके। इट इज यूज्ड टू maintain servers which provide same resources, ठीक है। अब ऐसे ऐसे मान लो मेरा एक क्लस्टर है, ठीक है। मान लो मैंने एक क्लस्टर बना लिया। अब इसमें मैं ऐसा नहीं है कि मैंने इसके अंदर DNS का एक सर्वर रख लिया, DHCP का एक सर्वर रख लिया, नहीं, ठीक है। मतलब जो मेरे वो सर्वर्स होंगे जो सेम रिसोर्सेज या सेम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होंगे, उनको मैं क्लस्टर में रखता हूँ, ध्यान रखना, ठीक है। वैसे मान लो मेरा क्लस्टर मैंने बना दिया। अब मैंने उसमें मान लो मैंने जो क्लस्टरिंग कर रहा हूँ मैं DHCP पे कर रहा हूँ या फाइल सर्वर्स पे कर रहा हूँ। तो अगर मान के चलो मेरे पास मल्टीपल फाइल सर्वर्स हैं, तो मैं सारे के सारे फाइल सर्वर्स एक ही क्लस्टर बनाऊंगा और उसके अंदर ऐड कर दूंगा। मतलब सेम सर्विसेज प्रोवाइड होने चाहिए आपके जो सर्वर्स हैं, ठीक है। उनको उसको हम क्लस्टरिंग बोलते हैं, सिंपल, ओके। तो क्लस्टर का मेनली काम क्या होता है, आपके सर्वर्स को मेंटेन करना, किन सर्वर्स को, जो सेम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो हम एक क्लस्टर में वी कैन ऐड 32 nodes, 32 servers, not more than that. तो लिख सकते हो इन वन सर्वर वी ऐड अप टू 32 nodes। नोड कह लो या सर्वर्स कह लो, बात एक, इसको नोड्स बोलते हैं, ठीक है। इन वन क्लस्टर, एक क्लस्टर के अंदर कितने सर्वर्स हम ऐड कर सकते हैं, 32, नॉट मोर देन दैट, ठीक है। और हर सर्विसेज के लिए मान लो कि आपको DHCP पे फेल ओवर चाहिए, या फाइल सर्वर्स पे फेल ओवर चाहिए, या IIS पे फेल ओवर चाहिए, तो आपके हर सर्विसेज के लिए डिफरेंट डिफरेंट क्लस्टर बनेगा। एक क्लस्टर बनेगा आपका फाइल सर्वर्स के लिए, एक क्लस्टर बनेगा DHCP के लिए, एक बनेगा आपका IIS सर्वर्स के लिए, वेब सर्वर्स के लिए, इस तरीके से कुछ, ठीक है। तो जो आपके क्लस्टर्स बनते हैं, एक क्लस्टर के अंदर आप 32 सर्वर्स ऐड कर सकते हो, बट कंसेप्ट ये है कि आपके सारे सर्वर्स सेम रिसोर्सेज प्रोवाइड करने होने चाहिए। वैसे मान लो आपके दो सर्वर्स हैं, फाइल सर्वर्स, ये दोनों फाइल सर्वर्स ही हैं, ठीक है। दोनों फाइल सर्वर की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसलिए हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं क्लस्टर के अंदर। हम ऐड क्यों कर रहे हैं, दो चीजों के लिए, हाई अवेलेबिलिटी के लिए, लोड बैलेंसिंग के लिए। तो हम मोस्टली जो क्लस्टरिंग करते हैं, क्लस्टर जो ऐड करते हैं, वो हम करते हैं हाई अवेलेबिलिटी के लिए। यहाँ पे क्या होगा, क्या प्रोवाइड करेगा आपको, हाई अवेलेबिलिटी, हाई अवेलेबिलिटी, ठीक है। ये आपको फॉल्ट टॉलरेंस प्रोवाइड करता है, मतलब अगर आपका एक सर्वर डाउन है तो सेकंड सर्वर हमारे पास है जो आपको सेम रिसोर्सेज प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। तो एक बार में आपका सिर्फ एक ही सर्वर रन कर रहा होता है, बाकी सारे सर्वर्स क्या होते हैं, स्टैंड बाय भी होते हैं। हम लोगों ने बात करी थी DHCP फेल ओवर के अंदर भी, उसमें भी क्या था, एक सर्वर आपका एक्टिव था, बाकी बाकी एक सर्वर क्या था आपका, स्टैंड बाय मोड में था। सेम ऐसे इसके अंदर भी होता है, एक सर्वर आपका एक्टिव रहेगा, बाकी सर्वर क्या रहेंगे आपके, स्टैंड बाय मोड में रहेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया। अभी हम पहले बात करेंगे फेल ओवर क्लस्टरिंग की। तो फेल ओवर क्लस्टरिंग क्या प्रोवाइड करती है आपको, मैंने आपको बता दिया, फेल ओवर क्लस्टरिंग प्रोवाइड्स हाई अवेलेबिलिटी, फेल ओवर क्लस्टरिंग प्रोवाइड्स, मैंने आपको बता दिया क्या प्रोवाइड करती है, वो हाई अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करती है, सिंपल एज दैट, ठीक है। अगर आपको हाई अवेलेबिलिटी चाहिए, मतलब आपको फेल ओवर चाहिए, फेल ओवर मतलब होता है हाई अवेलेबिलिटी, मतलब अगर आपका एक सर्वर डाउन है तो सेकंड सर्वर ऑटोमेटिकली अप होगा और वही सेम रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगा, इसको बोलते हैं फेल ओवर, ठीक है। और ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपकी क्लस्टरिंग, ठीक है, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। अब ऐसे ऐसा पॉसिबल नहीं है मेरे ऑर्गेनाइजेशन के, अगर मेरा मान लो कि मेरा एक सर्वर डाउन हो गया, तो
उसके लिए मुझे हमेशा फेल ओवर रेडी रहना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। ठीक है, हाँ जी। हेलो, तो फेल ओवर क्या प्रोवाइड करता है आपको? हाई अवेलेबिलिटी। ठीक है, फेल ओवर क्या प्रोवाइड करता है आपको? हाई अवेलेबिलिटी। हाई अवेलेबिलिटी का मतलब क्या है कि भाई आपका अगर मान लो आपका एक सर्वर डाउन है, आपका एक्टिव सर्वर डाउन है, तो आपका जो स्टैंड बाय सर्वर है वो ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा और वही सेम सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ओके, हम इस बात कर रहे थे, तो इसको बोलते हैं फेल ओवर क्लस्टरिंग कॉन्सेप्ट, जो बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं इसका। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को, समझ में आ गया? ठीक है, नाउ अगर आपको फेल ओवर क्लस्टरिंग इंप्लीमेंट करनी है, ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे फेल ओवर क्लस्टरिंग इंप्लीमेंट करनी है, तो मुझे उसके लिए क्या क्या चाहिए, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो, पहले इसकी प्रिपरेशन वगैरह होती है। ठीक है, हम कैसे कैसे फेल ओवर क्लस्टरिंग, मतलब मेरे को क्या क्या चाहिए इसके लिए। ठीक है, पहली चीज अगर आप प्रिपरेशन की बात करते हो, तो मुझे, मैं यहाँ ले लेता हूँ पेज। एक मिनट रुको जरा, अभी ठीक है आवाज? हेलो, अभी ठीक है ना? ठीक है, ओके, एक मिनट। हम इसकी बात कर रहे हैं, हम हमें क्या चाहिए क्लस्टरिंग इंप्लीमेंट करने के लिए? पहली चीज हमें चाहिए फेल ओवर। ठीक है, फेल ओवर क्लस्टर चाहिए हमको पहले चीज। फेल ओवर क्लस्टरिंग का हमें क्या चाहिए? फेल ओवर क्लस्टर चाहिए पहला। ठीक है, मैं पहले क्या करूंगा, क्लस्टर क्रिएट करूंगा। ओके, फाइन, हम क्या करेंगे पहले, क्लस्टर क्रिएट करेंगे पहले। ठीक है, नंबर वन जो हमें रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ये हम नंबर वन रिक्वायरमेंट पे आता है, हमें क्या चाहिए? पहले फेल ओवर क्लस्टर चाहिए। ठीक है, तो जब हम क्या करेंगे इसके लिए, पहले हम फेल ओवर क्लस्टर इंप्लीमेंट करेंगे, एंड देन जैसे मैंने आपको बताया पिछले वाले उसमें स्लाइड में, कि हम क्या करेंगे, पहले ये क्लस्टर इंप्लीमेंट होगा, उसके अंदर हम अपने सर्वर्स को ऐड करेंगे, इनको हम नोड्स बोलते हैं। ठीक है, नंबर सेकंड हमें क्या चाहिए इसके लिए? इसके लिए हमें क्या चाहिए? फेल ओवर क्लस्टर स्टोरेज भी चाहिए होती है। फेल ओवर क्लस्टर स्टोरेज। ठीक है, हमें इसके पास स्टोरेज चाहिए होती है। अब स्टोरेज क्या होती है? आप लोगों को याद होगा, हम लोग जब सैन बना रहे थे, राइट, आप लोगों को याद है ना, हम लोगों ने सैन प्रैक्टिकल किया था, राइट, हम लोगों ने लंच क्रिएट किए थे। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए? हमें स्टोरेज के लिए हमें क्या चाहिए? हमें यहाँ पे सैन चाहिए, सैन नेटवर्क चाहिए हम लोगों को स्टोरेज के लिए। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे सैन क्रिएट करना होगा। आज समझ में आता? क्लियर है? हेलो, हाँ, ठीक है, ओके। तो अब सैन के लिए हमें सैन के लिए हमें क्या क्या चाहिए? अगर मैं सैन की बात करता हूँ, तो सैन के लिए हमें, मैंने आपको जैसे बताया था, अगर मुझे एक स्टोरेज क्रिएट करना है फेल ओवर क्लस्टरिंग के लिए, तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास क्लस्टरिंग के लिए अगर मेरे को फेल ओवर कन्फिगर करना है, तो मुझे उसके लिए सैन चाहिए। अब सैन के लिए मुझे पहले चीज क्या चाहिए? स्कजी, ISCI आपकी, स्कजी आपकी हार्ड डिस्क चाहिए। ठीक है, हम स्कजी हार्ड डिस्क का यूज करते हैं सैन पे। ठीक है, नंबर सेकंड मुझे प्रोटोकॉल चाहिए ISCSI। ठीक है, ये आपका प्रोटोकॉल है। ISCSI आपका आपका सैन के लिए होता है। ठीक है, तो ISCSI क्या आपका प्रोटोकॉल है जो सैन पे काम करता है। जब आप लंच क्रिएट करते हो, जब आप लंच को एक्सेस करते हो, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए? ISCSI। ये आपकी सर्विसेज है एज वेल एज प्रोटोकॉल है, जो कहाँ पे काम करती है? सैन पे काम करती है। ठीक है, अब इसका जो डेटा रेट है,
वो क्या होता है आपका 1 गीगाबिट पर सेकंड से लेके 10 गीगाबिट पर सेकंड तक आपको ट्रांसमिशन मीडियम चाहिए। ठीक है, मतलब स्पीड होनी चाहिए आपके पास, कितनी होनी चाहिए 1 जीबी पर सेकंड से और 10 गीगाबिट पर सेकंड आपको डेटा ट्रांसमिशन चाहिए। ठीक है, इतना आपको स्पीड चाहिए होती है। ओके, तो इसका जो हम इम्प्लीमेंट करेंगे सैन के अंदर, तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए 1 गीगाबिट से लेके 10 गीगाबिट पर सेकंड तक आपकी फिजिकल मीडिया आपकी होनी चाहिए, मतलब आपका डेटा ट्रांसमिशन इतनी स्पीड से होना चाहिए। ठीक है, तो आपका जो आईएस का है वो किस पे काम करता है, आईपी एड्रेस पे काम करता है। हम लोगों ने देखा था, अगर आपको याद हो जब स्टोरेज पढ़ रहे थे उसमें हम लोगों ने क्या किया था, उसमें हम लोगों ने सैन क्रिएट किया था, रिमेंबर हम लोगों ने सैन के थ्रू लंच बनाए थे, एंड देन उसके बाद हम लोगों ने एक सर्वर पे हम जब हमारा जो सैन सर्वर था उस पर लंच क्रिएट करेंगे, एंड देन जो दूसरे हमारे सर्वर्स थे उस पे आईएस का इनिशिएटर के थ्रू उसको हम एक्सेस करेंगे। याद है हम लोगों ने किया था, राइट? ठीक है, तो वो कंसेप्ट हमें यहाँ पे चाहिए। ठीक है, इसके बाद हमें क्या चाहिए, फाइबर ऑप्टिक फाइबर चैनल चाहिए हमें। ठीक है, फाइबर चैनल। ठीक है, अब फाइबर चैनल क्या होता है मैंने आपको बताया था, ये आपका बेटर परफॉर्मेंस के लिए होता है। अगर आप लंच क्रिएट करते हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, फाइबर ऑप्टिक केबल्स या फाइबर चैनल साथ में चाहिए। ठीक है, जिसके जो आपका बेटर परफॉर्मेंस के लिए काम करता है, आपके स्पीडली एक्सेस करने के लिए, ये आपका बेटर परफॉर्मेंस। ठीक है, जो हम लोग देखते हैं ऑलरेडी, जो हम लोगों ने लास्ट टाइम पे किया भी था। ठीक है, तो मैं हमारे पास ये सब चीजें होनी चाहिए। ओके, फेल ओवर सैन करने के लिए, सैन क्रिएट करने के लिए हमारे पास। ठीक है, अगर मुझे सैन क्रिएट करना है तो मुझे ये सब चीजें चाहिए। ओके, अब आपकी स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं, मैं आपको ये बता देता हूँ। नंबर थर्ड पे आओ, स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स। ये तो हमें सैन चाहिए, ठीक है, ये हमारा मैंडेटरी है। अब इसके अलावा हमारे पास स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, स्टोरेज की रिक्वायरमेंट्स, हमें किस टाइप की हार्ड डिस्क चाहिए, तो अगर मैं लिखता हूँ स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स हमें क्या चाहिए, इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, देखो स्टोरेज रिक्वायरमेंट में नंबर 1 हमें क्या चाहिए, स्टोरेज में हमें एनटीएफएस पार्टीशन चाहिए, एनटीएफएस और आरईएफएस, कोई भी हो, एनटीएफएस हो या आरईएफएस हो, कोई भी हो। ठीक है, हमें दो पार्टीशन फाइल सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था, तो आपके जो पार्टीशंस हैं, मतलब जिसमें आप आपने सी ड्राइव या डी ड्राइव आपने जो बनाई हुई है, वो किसमें फॉर्मेट होनी चाहिए, एनटीएफएस में या फिर आरईएफएस में। आरईएफएस बोलते हैं री साइलेंट फाइल सिस्टम। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी एक। ठीक है, जो आपका आरईएफएस है वो किसमें काम करता है, जीपीटी के अंदर। जीपीटी पार्टीशन होता है ना, तो आपका आरईएफएस काम करेगा। तो आपकी मर्जी है, आप एनटीएफएस का यूज कर लो या आरईएफएस का यूज कर लो। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर? अब सेकंड होता है आपके लिए, या तो आप एम्पियर का यूज कर लो, ठीक है, और जीपीटी जो मैंने आपको बताया था, पार्टीशन पार्टीशन टेबल्स हमें क्या चाहिए, एम्बियर या फिर जीपीटी। ठीक है, तो आप अगर आप एमबीआर यूज कर रहे हो तो आप एनटीएफएस का यूज करोगे, अगर आप जीपीटी का यूज कर रहे हो तो एनटीएफएस एमबीआर एनटीएफएस और आरईएफएस किसी का भी यूज कर सकते हो। एमबीआर में आपको एनटीएफएस के अलावा नहीं मिलेगा, एनटीएफएस के अलावा फिर फैट मिलेगा, और फैट का यूज नहीं करते फाइल सिस्टम क्लस्टरिंग के अंदर या स्टोरेज के अंदर। अगर आप स्टोरेज क्रिएट कर रहे हो तो उसके लिए या तो आप आरईएफएस यूज कर लो या फिर आप एनटीएफएस यूज कर लो। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी एक चीज। ठीक है, इसके लिए मुझे इसके बाद लंच चाहिए, मैंने आपको बताया था, हम लोगों ने लंच क्रिएट भी किए थे, राइट? तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके बाद लंच चाहिए। ठीक है, हमें लंच चाहिए होते हैं आपके स्टोरेज के अंदर, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले लंच क्रिएट करने पड़ेंगे। रिमेंबर हम लोगों ने बनाए थे, हम लोगों ने पहले साइंस सर्वर क्रिएट किया था, उसके बाद हम लोगों ने लंच क्रिएट किए थे, तो वो क्रिएट करने जरूरी है। ठीक है, आप लंच प्रोवाइड करोगे अपने सर्वर्स को, इसके अंदर भी तो हमें हमें साइंस सर्वर क्रिएट करना पड़ेगा इसके लिए। एक मिनट रुको, अभी ठीक है, अभी आ रही है। हाँ जी, आ रही है मेरी वॉइस? हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि हमें क्या चाहिए, लंच चाहिए साथ में। ठीक है, हमें लंच का यूज होता है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, ओके, नाउ
एक मिनट रुको। अभी क्या बात करी, हम लोग बात कर रहे थे स्टोरेज की रिक्वायरमेंट्स की। तो पहली चीज हमें क्या चाहिए, हमें फाइल सिस्टम चाहिए, कोई भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, आपको हमें क्या चाहिए, मिनिमम या तो NTFS या फिर REFS का हम यूज कर सकते हैं फाइल सिस्टम्स। ठीक है, और इसके बाद पार्टीशन टेबल हमें क्या चाहिए, MPR या GPT, हम कोई भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, पार्टीशन टेबल। ठीक है, और इसके बाद हमें क्या चाहिए, लंस। आपको मैंने बताया था लंस कैसे बनते हैं, राइट। कोई इशू तो नहीं होना चाहिए उसके अंदर आपको। याद मतलब हम लोगों ने ऑलरेडी प्रैक्टिकल किया था लंच बनाने का। ठीक है, तो हमें लंच चाहिए। अब इसके साथ एक चीज और होती है, इसको बोलते हैं MPIO। MPIO, ठीक है, इसको बोलते हैं मल्टीपल पाथ इनपुट आउटपुट। मल्टीपल पाथ इनपुट आउटपुट। ठीक है, ये आपका फुल फॉर्म होता है MPIO का। ठीक है, अब ये आपको क्या बोलता है, ये आपको प्रोवाइड करता है मल्टीपल पाथ, मतलब मल्टीपल आप यहाँ पे वो बना सकते हो। मतलब जैसे मान लो आप लोगों ने क्या किया, मल्टीपल यहाँ पे अडेप्टर्स का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो MPIO क्या करता है आपको, मतलब आपका जो एक ही पाथ है, या कह लो आपका जब आप एक्सेस करते हो अपने लंच को, तो उसके आपके पास आपको मल्टीपल पाथ्स प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, अब ये कह लो ये क्यों जरूरी है, अगर मान लो आपका नेटवर्क चल रहा है, वो मान लो आपका जो आपका जो पाथ था वो अगर मान लो डिस्कनेक्ट हो जाता है। एग्जाम्पल ले लो, आपका जो एक पाथ है इस पे आप काम कर रहे थे अभी, वो मान लो क्या हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया। तो उस केसेस में क्या होगा, हमारे पास मल्टीपल एक दो पाथ और हैं, हम उनका यूज करके कर सकते हैं। तो ऑलवेज रिकमेंडेड दैट कि अगर आप फेल ओवर क्लस्टरिंग कर रहे हो, तो आपके नेटवर्क में भी मल्टीपल अडाप्टर्स होने चाहिए, मतलब मल्टीपल लैन कार्ड्स होने चाहिए, ताकि आप जब अपने लंस को एक्सेस करो तो आपके पास मल्टीपल वेज हो, या मल्टीपल कह लो आपके पास मल्टीपल लैन अडाप्टर्स की बेसिस पे आप मल्टीपल मतलब पाथ आप बना लो, और जिससे क्या हो कि अपने लंच को एक्सेस कर सको। उससे क्या होगा कि भाई अगर मान लो आपका एक पाथ खत्म होता है, या मान लो आपका जो एक नेटवर्क है वो, अगर आपका मान लो आप जो आपका एक जो लैन है जिसके थ्रू आप अपने लंच एक्सेस कर रहे हो, अगर वो डाउन होता है, तो एटलीस्ट वहां पर सेकंड लैन है जिसके थ्रू आप अपने लंच को एक्सेस कर सकते हो। हाँ, समझ में। ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, इसके लिए मुझे मल्टीपल पाथ, मतलब मल्टीपल अडाप्टर्स आप अपने नेटवर्क में लगा सकते हो फॉर मैनेजिंग योर लंच। ठीक है, तो जब आप लंच को एक्सेस कर रहे हो तो मेरे पास वहां पे क्या मल्टीपल लाइन्स में लगाए हुए हैं, ताकि अगर मेरा एक लाइन खराब हो तो मेरे पास एटलीस्ट सेकंड या थर्ड लाइन है जिसके थ्रू अपने अपने लंच को एक्सेस कर सकते हैं। आ समझ में MPIO क्या होता है, क्लियर, क्या प्रोवाइड कर रहा है ये हमें। हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अब इसके बाद जो लास्ट चीज आती है वो आती है आपकी, ओके, अब इसके बाद जो लास्ट चीज आती है वो आती है आपकी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट। ठीक है, नंबर फोर्थ आपकी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, अब अगर मैं हार्डवेयर रिक्वायरमेंट की बात करूं, तो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट में क्या होता है, पहली चीज आपका जो हार्डवेयर है वो कंपैटिबल होना चाहिए। हार्डवेयर शुड बी कंपैटिबल विद विंडोज सर्वर। हार्डवेयर शुड बी, तो जो भी आप सर्वर ऐड करोगे इसके अंदर, जो भी आप सर्वर पे क्लस्टरिंग कर रहे हो, उसका जो हार्डवेयर है वो कंपैटिबल होना चाहिए, कंपैटिबल विद विंडोज सर्वर, कंपैटिबल फॉर विंडोज सर्वर। ठीक है, मतलब मान लो जो मैंने सर्वर्स लगाए हुए हैं, ठीक है, या चाहे वो वर्चुअल सर्वर्स हो चाहे वो फिजिकल सर्वर्स हो, वो आपके कंपैटिबल होना चाहिए विंडोज सर्वर से। मतलब विंडोज सर्वर उसमें इंस्टॉल होना चाहिए, कहने का मतलब ये है, मतलब वो अगर मैं उस पर विंडोज सर्वर इंस्टॉल करूं तो वो हो जाना चाहिए उसके अंदर, मतलब उसको बोलते हैं कंपैटिबिलिटी। तो आपका जो सर्वर है, चाहे वो आपका वर्चुअल है चाहे वो आपका हार्डवेयर सर्वर है, कोई सा भी सर्वर है, ठीक है,
चाहे आपका फिजिकल सर्वर है चाहे आपका वर्चुअल सर्वर है, वो क्या होना चाहिए, कंपैटिबल होने चाहिए आपके विंडोज सर्वर से। ठीक है, ये आपकी पहली रिक्वायरमेंट। सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या होगी, should install the same hardware on each failover node। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लो, अब हमने मान लो एक क्लस्टर बना लिया, जब जो भी हम सर्वर्स उसके अंदर ऐड कर रहे हैं जिनको हम नोड्स बोलते हैं, जो भी आप सर्वर उसके अंदर ऐड कर रहे हो वो सारे सर्वर्स का हार्डवेयर क्या होना चाहिए, आपका सेम होना चाहिए। ठीक है, आया समझ में, क्लियर है। ऐसे अगर मान लो कि आपके एक सर्वर पे 8 GB रैम है तो दूसरे वाले सर्वर पे भी 8 GB रैम होनी चाहिए। अगर एक सर्वर में आपका i5 प्रोसेसर लगा हुआ है तो दूसरे वाले में भी i5 ही होना चाहिए। अगर आपके एक सर्वर में 3 लैन कार्ड्स लगे हुए हैं तो दूसरे वाले में भी 3 लैन कार्ड्स लगे होने चाहिए। क्लियर है, समझ में आ गया, डन। ठीक है, मैन्युफैक्चरर वाली बात एक्चुअली क्या होता है ना, जो कंपनी की बात करते हैं। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, जब कंपनी की बात करते हो ना, कंपनी की बात करते हो, कंपनी करती है एक ही कंपनी से सारे ठीक है, तो वो अलग अलग कंपनी से डील नहीं करती। जैसे मान लो अगर मुझे 10 सर्वर तो वो 10 के 10 करेगी एक ही कंपनी के पास जाएगी, जैसे मान लो वो चलेगी आईबीएम के पास, तो आईबीएम के 10 सर्वर पाएगी। ठीक है, तो वो वही करती है, वो कंपनी ऐसी करती है आप। ठीक है, और उस तरीके से। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं है अभी तक। नहीं, ठीक है। अब नाउ इसके बाद हमारे पास जो लास्ट चीज है, हमारा जो हार्डवेयर है, जो हम हार्डवेयर यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो वैलिडेट होना चाहिए। मतलब क्या होता है, जब हम क्लस्टरिंग करते हैं या फेलो क्लस्टरिंग जब इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, उससे पहले ना कुछ टेस्ट करते हैं हम लोग अपने हार्डवेयर पे। तो वो आपका जो हार्डवेयर है वो सारे टेस्ट में पास होना नीड है, वो कंपलसरी है। ठीक है, आ समझ में, ओके। द सर्वर, आपकी ये लास्ट टाइम हाँ मैं बता रहा हूँ, हाँ मैं बता रहा हूँ दोबारा, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। हेलो, बता रहा हूँ, एक मिनट। ऑल द टेस्ट्स, सर वो इसमें आ रही आपकी और उस पर भी चल गई आपको। मैं आपको बता रहा था कि भाई जो आपके सर्वर्स हैं जो आप क्लस्टरिंग में ऐड कर रहे हो, ठीक है, उसमें क्या होना चाहिए, हम जो उसमें टेस्ट रन करते हैं वो सारे सर्वर्स पे आपके जो टेस्ट है वो क्या होने चाहिए, सक्सेसफुली क्लियर होने चाहिए, वो पास होने चाहिए। अगर वो पास नहीं होंगे तो उस केस में क्या होगा, आप क्लस्टरिंग कॉन्फ़िगर नहीं कर पाओगे उन सर्वर्स। आ समझ में, क्लियर है यहाँ तक, ओके। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो। लास्ट चीज जो आप डिस्कस कर लेते हैं, इसमें एक आता है आपका नंबर 5 पे, नेटवर्क रिक्वायरमेंट्स होती है आपके पास कुछ। ठीक है, अब नेटवर्क रिक्वायरमेंट्स में क्या क्या होता है, अगर मैं नेटवर्क रिक्वायरमेंट्स की बात करूं तो इसमें आपके पास क्या होता है, अगर आप अपने नोड्स के सर्वर्स की बात करोगे तो उसमें क्या होना चाहिए, आपके नेटवर्क अडॉप्टर्स पहले चीज सेम होने चाहिए। जैसे मान लो अगर मैंने एक सर्वर पे 2 लैन कार्ड्स लगाए हुए हैं तो सब पे क्या होना चाहिए, 2 होने चाहिए। आ समझ में, तो नहीं कटनी चाहिए, और तो कटती है। इसमें हम क्या बात कर रहे हैं कि भाई आपका जो नेटवर्क अडॉप्टर्स हैं वो सारे सर्वर्स पे क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। Network adapters should be the same IP protocol version, same IP protocol
प्रोटोकॉल वर्जन मतलब कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आपके कुछ नेटवर्क अडॉप्टर्स IPv6 पे काम कर रहे हैं, कुछ IPv4 पे काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके सारे नेटवर्क अडॉप्टर्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, सेम वर्जन प्रोटोकॉल पे काम करने होने चाहिए। आपका वर्जन भी सेम होना चाहिए, नेटवर्क अडॉप्टर की स्पीड भी सेम होनी चाहिए, ठीक है, डुप्लेक्स भी सेम होना चाहिए, ठीक है, डुप्लेक्स मतलब हाफ डुप्लेक्स फुल डुप्लेक्स इसमें भी काम कर रहे हो, एंड फ्लो कंट्रोल भी सेम होना चाहिए, फ्लो कंट्रोल, ठीक है, सब सेम होना चाहिए। आ रहा समझ में, अभी आया, क्लियर है, ओके, ठीक है। सेकंड चीज, आईपी एड्रेस शुड बी असाइंड स्टैटिक, ठीक है। आपका जो आईपी एड्रेस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, स्टैटिक के असाइन होना चाहिए हर आपके सर्वर में, ओके, क्लियर है, ठीक है। नंबर थर्ड, आपका आईपी एड्रेस, कह लो कि जो आईपी एड्रेस आपका जो नेटवर्क सेटिंग्स में कह लो आपका आईपी नेटवर्क क्या होना चाहिए, आईपी नेटवर्क शुड बी मैच, ठीक है, मतलब आपके सारे सर्वर्स एक ही नेटवर्क में होने चाहिए, ऐसा नहीं कि आपके अलग अलग नेटवर्क पे सारे अलग अलग सर्वर्स रखे हुए हैं आपने, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्लियर है यहाँ तक, आ समझ में, ओके। ये कंसेप्ट है आपका बेसिक रिक्वायरमेंट्स आपकी फेल ओवर टेस्ट, ठीक है।